हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विथ अंकित में। तो यहाँ पे हम द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या क्या आर्टिकल आता है। तो आज डेट है 26 फरवरी। तो देखते हैं आज क्या क्या आर्टिकल आया है और डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो देखते पहला जो आया था वो है कि कुंभ से रिलेटेड। तो आज है आखिरी दिन कुंभ का। तो आखिरी दिन होते हुए भी बहुत ज़्यादा रश है, ट्रैफिक भी वैसे की हालत सही नहीं है। तो महाकुंभ जो 13 जनवरी से शुरू हुआ था वो आज 26 फरवरी को ख़त्म होने आया है। इसमें लगभग अभी तक के हिसाब से 65 करोड़ लोगों ने यहाँ पे प्रयागराज में स्नान कर लिया है। तो चलिए देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। अगला है CBSE प्लान 2 क्लास 10 बोर्ड एग्जाम इन फरवरी एंड मे कैन टेक वन और बोथ। तो CBSE ने अगले साल से 2026 से 2 एग्ज़ाम लेंगे बोर्ड का। जिन्हें मन है एक दे सकते, जिन्हें मन है दोनों दे सकते हैं या कोई भी एक दे सकते हैं। अगर मान लिया आपने पहला दिया और अच्छा नहीं गया तो दूसरा भी दे सकते हैं, और अगर दोनों दिया तो दोनों सही है। तो क्या है आर्टिकल देखते हैं। बिसाइड द प्रपोज शेड्यूल फॉर द 2 बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10 स्टूडेंट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, द CBSE ऑन ट्यूजडे रिलीज ड्राफ्ट नॉर्म अकॉर्डिंग टू विच स्टूडेंट कैन ऑप्ट टू टेक द एग्जाम वंस और बोथ टाइम. If they choose the latter, they can opt out the subjects/papers that they don't want to take again. मतलब कहने का है कि अगर एक एग्ज़ाम आपने फरवरी वाला दिया तो उसमें कोई सब्जेक्ट अगर आपको नहीं देना या तैयारी अच्छे से नहीं है तो आप उसको अगले बार भी दे सकते हैं जो मई में होगा। According to the proposed schedule, the first phase of the class 10 board exam will be held from February 17 to March 6, while the second will be from May 5 to May 20. In both cases, the exam period has been compressed to 16 to 18 days, about half the current duration of 32 days. मतलब कि पहला जो फेज होगा जो फरवरी में होना है वो फरवरी 17 से 6 मार्च चलेगा, और दूसरा जो फेज है वो May 5 से May 20 तक चलेगा। जो पहले एग्ज़ाम होते हैं मतलब इस साल तक वो 32 डेज के शेड्यूल रहता है, उसे कंप्रेस करके 16 से 18 डेज का किया गया है। दिस मीन्स स्टूडेंट्स आर लाइकली टू गेट ओनली 1 or 2 days बिटवीन 2 पेपर्स डिपेंडिंग ऑन देयर सब्जेक्ट चॉइस considerably shorter than the current interval which can extend up to 5 or even 10 days. तो मतलब अब जो अगले साल से होने वाला है उसमें 2 पेपर्स के बीच में 1 या 2 दिन का गैप मिलेगा, जो कि अभी के मुकाबले बहुत कम रहेगा। Result for the first exam are likely to be declared by April 20 and second by June 30. Students who choose to appear for both exams will get their best score in the final mark sheet. तो डिटेल में आप देख लेते हैं क्या है। तो CBSE ने दो 2026 से 10वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो 2 बार कराएंगे का निर्णय लिया है, और इसके लिए बोर्ड से मंजूरी भी मिल गई है। तो मंजूरी किन से मिली है? तो जितने भी स्टेक होल्डर थे जो ड्राफ्ट में या बोर्ड में बोले, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन सब ने इसके लिए मंजूरी दे दी। स्टेक होल्डर कौन कौन से थे? स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, पेरेंट्स एसोसिएशन और टीचर्स एसोसिएशन। तो इन्होंने मंजूरी तो दे दी, पर इनसे फीडबैक भी मांगा गया है जिसकी डेट है 9 मार्च। एक और फीडबैक आ जाए उसके बाद पॉलिसी को फाइनल किया जाएगा कि 2 बार एग्ज़ाम होगा कि नहीं। उसके बाद से सब
रिलीज किया जाएगा जो भी ड्राफ्ट होगा। तो ड्राफ्ट में अभी तक क्या है, ड्राफ्ट में मुताबिक जो एग्ज़ाम का पहला फेज है 17 फरवरी से 6 मार्च तक होगा, जिसका रिजल्ट कब आएगा 20 अप्रैल को। जो दूसरा फेज है वो 5 मई से 20 मई तक होगा, जिसका रिजल्ट आएगा 30 जून को। और इस फैसले से लगभग 26 लाख स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। तो लोगों ने इससे कुछ FAQ भी पूछे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि एक बार क्वेश्चन था कि क्या दोनों बार एग्ज़ाम देना ज़रूरी होगा, तो दोनों बार एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन होंगे, जैसे कि एक साल में एक परीक्षा दे, दूसरा दोनों परीक्षाओं में शामिल हो, तीसरा किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म न कर पाने पर दूसरी परीक्षा में उस विषय का दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब आप पहला एक ही दीजिए दोनों में से, या फरवरी का दीजिए या मई का दीजिए, या तो फिर फरवरी में दोनों में दीजिए। और तीसरा, अगर मान लीजिए फरवरी में आपने एग्ज़ाम दिया, कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो दोबारा उस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं उस सब्जेक्ट का। और दूसरा सवाल था, अगर एग्ज़ाम 2 बार दिए तो रिजल्ट कैसे तय होगा। तो जो उस दिन 2 बार एग्ज़ाम में शामिल होंगे उनका वो रिजल्ट मतलब फाइनल माना जाएगा जो इसमें बेहतर मार्क्स आए होंगे। मतलब मान लीजिए अगर आप दूसरी बार एग्ज़ाम दिए, नंबर पहले वाले से कम आए, तो आपका पहला वाला जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट माना जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या दोनों परीक्षाओं में आधा आधा सिलेबस पूछा जाएगा। तो नहीं, दोनों परीक्षाओं में पूरे सिलेबस पर आधारित होंगे। एग्ज़ाम का फॉर्मेट भी एक जैसा ही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब अगला न्यूज़ देखते हैं। ब्रूटल रिप्रेहेंसिबल कोर्ट हैंड्स सज्जन कुमार लाइफ टर्म इन अनदर एंटी-सिख राइट केस। A Delhi court on Tuesday sentenced former Congress MP Sajjan Kumar to life imprisonment in a murder case linked to 1984 एंटी-सिख राइट। तो मतलब दिल्ली कोर्ट ने सज्जन कुमार जो पूर्व अध्यक्ष थे, मतलब पूर्व MP थे कांग्रेस के, उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। 1984 में जो दंगे हुए थे, सिख विरोधी दंगा, उसके विरोध में तो कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुना दी। तो कुमार इज करेंटली इन तिहाड़ जेल वेयर ही इज सर्विंग ए लाइफ सेंटेंस handed by the Delhi High Court in 2018 in another 1984 riot case related to the killing of 5 Sikhs in पालम कॉलोनी। तो फिलहाल जो सज्जन कुमार है वो तिहाड़ जेल में बंद है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में उन्हें किसी दूसरे 1984 केस से, जहाँ पे उन्होंने 5 सिख को पालम कॉलोनी में मारा था, उसके लिए उम्र कैद की सज़ा सुना रखा था। और ये जो अभी सुनाया गया ये दूसरा केस था, उसी ईयर में सिख से ही रिलेटेड। इन ट्यूसडे केस द प्रोसिक्यूशन हैड एक्यूज्ड कुमार ऑफ लीडिंग द मॉब दैट burned alive जसवंत सिंह एंड हिज सन तरुणदीप सिंह इन दिल्ली सरस्वती विहार ऑन November 1, 1984। तो जो प्रोसिक्यूशन थे उन्होंने सज्जन कुमार पे आरोप लगाया था कि इन्होंने कुछ आदमियों को लीड किया था जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह को जलाने के लिए, जो कि केस था 1984 में November 1 को सरस्वती विहार दिल्ली में। और फिर उनके घर को डिस्ट्रॉय किया गया और लूट लिया गया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जो भी क्राइम ऑफेंस जो कमिट किया गया कुमार से वो बहुत ब्रूटल था और इसके लिए माफ़ी नहीं मिल सकता। बट कुछ चीज़ें, मतलब कुछ फैक्टर्स है जो उनके सपोर्ट में चली गई, जैसे कि उनका एज और फिर इलनेस एंड कंडक्ट इन जेल। मतलब उम्र 80 साल हो गया था, जेल में भी थे इतने दिन से और उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसी के लिए उन्हें डेथ पेनाल्टी नहीं देकर उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई।
तो केस क्या था पूरा देख लेते हैं। तो जो दिल्ली की राउज रेवेन्यू जो कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। और मामला क्या था? मामला सरस्वती विहार में सिख बाप बेटी की हत्या से जुड़ा था। सज्जन कुमार को दूसरी बार उम्र कैद की सजा मिली है। वह दिल्ली कैंट में 5 सिखों की हत्या मामले में जेल में बंद थे। तो दूसरी बार उम्र कैद की सजा मिली। तो पूरा मामला डिटेल में था क्या? तो जो सिख विरोधी दंगा था 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़का था। तो पर इंदिरा गांधी का भड़का क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने पंजाब में सिख आतंकवाद को दबाने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया था, जिससे आतंकी भिंडरावाला सहित कई लोगों की मौत हो गई थी। सिख इस घटना से नाराज थे क्योंकि जो गोल्डन टेम्पल था उसके अंदर फायरिंग के वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि वो एक टेम्पल था, टेम्पल में फायरिंग करना उन्हें पसंद नहीं आया था, इसलिए वो इसके खिलाफ थे। तो जब ये घटना हुई उसी के कुछ दिन बाद इंदिरा गांधी को उनके ही सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो इसके बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए थे, जिसका सबसे ज़्यादा असर दिल्ली और पंजाब में देखा गया था। दंगों के दौरान करीब 3,500 लोगों की मौत भी हुई थी। तो उसी केस से रिलेटेड ये भी उसमें शामिल थे, क्योंकि ये भी उसी पार्टी से थे जिससे इंदिरा गांधी जी थी। तो ये भी उन दंगों में शामिल हो गए, तो इन्हें ये सज़ा मिली। अब आते अगले पे। तो न्यू नॉर्म्स फॉर कोचिंग सेंटर हॉस्टल्स इन कोटा। Ahead of upcoming academic session, the district administration has released new guidelines for coaching center and hostel under the Kota Cares campaign. तो जो कोटा केयर कैंपेन है उसके तहत जो अपकमिंग एकेडमी है एकेडमिक सेशन, मतलब जो नया सेशन शुरू होने वाला है, तो उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो नई गाइडलाइंस लागू किया है। तो किसके लिए लागू किया है? वहाँ के कोचिंग सेंटर और हॉस्टल्स। तो क्या लागू किया है? The aim of the campaign is to reduce the cost of living for the student coming to Kota to prepare for competitive exam. तो जो भी कोटा आ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट जो कोटा आ रहे हैं उसके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो खर्चे हो रहे हैं उनको कम करने के लिए मतलब कैंपेन चलाएंगे। क्योंकि या जो भी आ रहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उनके लिए खर्चे कम करना, क्योंकि रेंट में मतलब रेंट को हटा के ही 10 से 14 हज़ार का खर्चा पर मंथ हो जाता है और रेंट अलग से लगता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करेंगे ताकि इनके लिए आसान हो आना और पढ़ना, क्योंकि इंडिया में 2 ही जगह है जो कोचिंग हब बोल सकते हैं या स्टूडेंट हब बोल सकते हैं। एक दिल्ली, दूसरा कोटा। कोटा किस लिए फेमस है? 10th के बाद लोग वहाँ जाते हैं मोस्टली, 10th एंड 12th के बाद। किसके लिए? IIT
जेई के लिए, और दिल्ली में आते हैं मोस्टली यूपीएससी के लिए। तो ये 2 जगह है जो कोचिंग हब है या स्टूडेंट के लिए फेवरेबल है। The key feature of new guideline include the elimination of security and caution money in all 4,000 hostels in the city. Earlier, the hostel would charge the amount and refund it by the end of the year. तो जैसा कि है, सिक्योरिटी और कॉशन मनी के नाम पे जो 4,000 हॉस्टल्स थे वो पैसे लेते थे कि ये बोल के कि जब खाली होगा या एंड ऑफ द ईयर में वो इसे रिटर्न कर देंगे। पर जब रिटर्न करने का टाइम आता था तो ये कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे कि आपके रहते हुए ये सामान टूटा है, वो सामान में प्रॉब्लम है, पेंट उखड़ गया, गेट का कोई लॉस हुआ है, खिड़की के विंडो टूट गए, पंखे टूट गए। तो ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ देते थे ताकि उन्हें पैसे रिटर्न ना करना पड़े। तो ये जो 4,000 हॉस्टल ये सिक्योरिटी मनी जो लेते थे उसको एलिमिनेट कर दिया गया है कि अब नहीं लेंगे। Following a meeting with the stakeholder of the coaching industry, Kota District Collector Dr. Ravindra Goswami announced that the hostel can charge a maintenance fee of rupees 2,000। तो हॉस्टल जितने हैं तो सिर्फ 2,000 रुपये मेंटेनेंस के लिए चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। दे विल ऑल्सो प्रोवाइड विथ एंटी सुसाइड, सीलिंग फैंस एंड मैंडेटरी गेट कीपर ट्रेनिंग फॉर हॉस्टल स्टाफ। तो मतलब जितने भी हॉस्टल्स होंगे, जितने भी कोचिंग होंगे, तो सब में एंटी सुसाइड फैन लगेंगे और जितने भी वहाँ पे हॉस्टल है सब में गेट कीपर तैनात रहेंगे। द स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंट्री टू चंबल रिवर फ्रंट एंड ऑक्सीजन जोन वन टाइम पास बेसिस। मतलब जितने भी वहाँ पे पार्क है या रिवर फ्रंट है वहाँ पे स्टूडेंट्स को मतलब फ्री एंट्री रहेगी, उसके लिए वन टाइम पास मतलब अनाउंस किया जाएगा। एक कोटा केयर हेल्प डेस्क विल बी सेटअप एंड द रेलवे एंड बस स्टैंड एंड फंक्शनल सीसीटीवी एंड बायोमेट्रिक सिस्टम विल बी इंस्टॉल इन दी हॉस्टल। तो मतलब जितने भी वहाँ पे हॉस्टल्स है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगेंगे और हॉस्टल में स्पेशली बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा। हॉस्टल स्टाफ विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन मैनुअल अटेंडेंस एट नाइट। द एकोमोडेशन विल हैव रिक्रिएशन एरियाज एंड पेरेंट्स विल बी प्रोवाइडेड विद रिसिप्ट ऑफ ऑल पेमेंट। तो जो भी हॉस्टल स्टाफ है उनको मतलब डेली अटेंडेंस मेंटेन करना होगा रात में, और जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जितने भी अकोमोडेशन में खर्चे हो रहे हैं, सबकी स्लिप, सबकी रिसीट पेरेंट्स को जाएगी। तो कोटा में सुसाइड केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट आते थे उनमें शार्प डिक्लाइन आया था। 2 लाख से 1.24 लाख 2024-25 सेशन में आए थे, जिसकी वजह से रेवेन्यू लॉस हुआ था अराउंड 50%, लिविंग मैनी हॉस्टल विथ लेस देन 40% ऑक्यूपेंसी। तब जब स्टूडेंट कम आने लगे तो कोटा को लॉस भी हुआ और वहाँ पे जो हॉस्टल्स थे वो भी कम फिल नहीं हो रहे थे पूरे। तब चलते हैं दूसरे पे। तो दूसरा क्या है? नक्शा, ए न्यू इनिशिएटिव अनाउंस्ड इन द बजट एम्ड एट द अपडेटिंग रिकॉर्ड ऑफ लैंड इन अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री। मतलब शहरी क्षेत्र में जो भी लैंड के रिकॉर्ड है उसको अपडेट रखने के लिए एक नया इनिशिएटिव अनाउंस हुआ है बजट में, जिसका नाम है नक्शा। तो जो 1 फरवरी को बजट लॉन्च हुआ उसमें, तो ये किसके अंडर में है? ये है यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो ये जो भी बजट लॉन्च हुआ और जो भी ये स्कीम है
ये इनके अंदर में है और इसका नाम है नक्शा। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, जो कि है नक्शा। तो जो जिसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? रेजिन मध्य प्रदेश। तो रेजिन मध्य प्रदेश क्यों फेमस है? रेजिन फेमस क्यों है? सांची के लिए। सांची स्तूपा के बारे में तो पढ़ा ही होगा लोगों ने, तो उसी के लिए ये फेमस है। और कहाँ पे है? एमपी में। ठीक है। तो ये नक्शा क्या है? नक्शा इज ए सिटी सर्वे एंड मैपिंग इनिशिएटिव अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इट इज spearheaded by the Department of Land Resource under the Ministry of Rural Development. A one-year pilot program has been launched in 152 urban local bodies across 26 states. तो नक्शा एक सिटी सर्वे और उसकी मैपिंग करेगा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत। तो ये जो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, फिलहाल ये 152 शहरी क्षेत्र में हुआ है, जो कि 26 स्टेट्स में है। तो वहाँ के जो भी घर बने हैं या जो भी पार्क ज़मीन है, उसकी मैपिंग किए जाएंगे और सर्वे होगा, जो कि रिकॉर्ड डिजिटली मेंटेन किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू DOLR, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, द नक्शा प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट जियोस्पेशियल डाटाबेस for urban local record by integrating aerial and field survey with advanced GIS technology. The program enhances efficiency in land governance, streamlines property ownership record and facilitates urban planning. तो जो ये प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, ये पूरा मतलब जितने भी अर्बन लैंड रिकॉर्ड है उसका एक्यूरेट जियोस्पेशियल डाटाबेस तैयार करेगा। कैसे? बाय इंटीग्रेटिंग एरियल एंड फील्ड सर्वे। किसकी मदद से? एडवांस GIS टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसके तहत पूरा लैंड गवर्नेंस, स्ट्रीमलाइंस प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड एंड फैसिलिटेट अर्बन प्लानिंग का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों थी? द प्रोग्राम एड्रेसेस द नीड फॉर अपडेटिंग लैंड रिकॉर्ड इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए इसकी ज़रूरत थी। इसमें कॉस्ट कितना आएगा? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इंडिया है 7,933 टाउन्स कवरिंग 1.02 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द टोटल 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जोग्राफिकल एरिया। नक्शा विल कवर 4,142.63 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अंडर पायलट प्रोजेक्ट। मतलब जो शुरुआती प्रोजेक्ट है उसके अंदर 4,142 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर किया जाएगा। वैसे अगर 2011 के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में टोटल 7,933 शहर है, जो कि करीब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं टोटल 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के कंपेरिजन में। The initiative is entirely centrally funded, with the pilot project expected to cost about 194 crore. At the unit level, the cost varies depending on the camera used. For a simple camera, the cost is about 25 to 30,000 per square kilometer, while a 3D camera it can go up to 60,000. तो जैसा कि लिखा है कि नक्शा का जो कॉस्ट है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब उसको कवर करेगी। तो जो पायलट प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट लगाया गया है अराउंड 194 करोड़, पर जो भी इक्विपमेंट यूज होगा उसके हिसाब से कॉस्ट
चेंज हो सकता है क्योंकि इक्विपमेंट का प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो कैमरा जो यूज हो रहा है, अगर सिंपल कैमरा यूज होगा तो एक कैमरा 25 से 30,000 का आता है, जिसका यूज होगा 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए। और अगर 3D कैमरा यूज किए तो कॉस्ट आएगा 60,000 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो सर्वे कैसे कंप्लीट होगा? ड्रोन से, एरियल फोटोग्राफी एंड हाई रेजोल्यूशन कैमरा यूज करके। द 3 स्टेज प्रोसेस विल फर्स्ट सी दी सिलेक्शन ऑफ एन एरिया एंड ड्राइंग ऑफ द फ्लाइट प्लान फॉर ए ड्रोन सर्वे। मतलब सबसे पहले जो एरिया है उसको कवर किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, फिर उसका एक प्लान रेडी किया जाएगा कि प्लॉट कैसा है, क्या है, फिर उसका ड्रोन से सर्वे होगा। डाटा जो भी आएगा उसको एक्सट्रैक्ट करके ड्रोन फ्लाइट से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। फिर दूसरे स्टेज में क्या होगा? द फील्ड सर्वे विल हेल्प वेरीफाई द कंडीशन ऑन द ग्राउंड सच एज प्रॉपर्टी टैक्स, ओनरशिप एंड रजिस्ट्रेशन डीड्स विल बी लिंक्ड विथ ईच लैंड पार्सल एंड प्रॉपर्टी। तो दूसरे पहले में तो पूरा जो ग्राउंड है उसका डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया कि किसके नाम पे उसने क्या टैक्स दिया, क्या नहीं दिया है, एक्सट्रैक्ट किया गया। फिर दूसरे स्टेज में उसको वेरीफाई किया जाएगा कि सब कुछ सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद उसका 2D या 3D मॉडल प्रिपेयर किया जाएगा और फिर उसके पब्लिश कर दिया जाएगा ताकि डाटा सेफ रहे। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्या है। ट्रम्प मैक्रोन मीट वेयर डिवाइड ओवर यूक्रेन बट बोथ से वी वांट पीस। तो ये जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमानुएल और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातें हुई वाइट हाउस में, जिसमें जो यूक्रेन और रसिया वॉर है उसमें ट्रंप रसिया को सपोर्ट करते दिख रहे हैं, जबकि इमानुएल ने कहा कि रसिया जो है एग्रेसिव है इस लड़ाई में और ट्रंप के द्वारा उसको जो किया गया कि प्रेसिडेंट पुतिन वाले द पीस, और मैक्रोन जो कहे कि ट्रंप ने उसको आसानी से जाने दिया, जबकि पहले ट्रंप ने सबसे पहले उस पर पाबंदियाँ लगाई थी, जिसमें ट्रंप ने कहा कि यूरोप यूक्रेन को पैसे उधार दे रहा था और अपना पैसा वापस ले रहा था। अमेरिका ने यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए असल पैसा दिया था, मतलब सच में पैसा ट्रंप ने अमेरिका ने दिया, जबकि यूरोपियन जो देश थे वो उन्हें उधार दे रहे थे जिसे वापस वो ले सके। तो उसके जवाब में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि ये सही नहीं है, इस जंग में जितना खर्चा हुआ उसका 60% भुगतान यूरोप ने किया था। यूएस लोन गारंटी ग्रांट दिया, लेकिन असली पैसा यूरोप ने दिया था। पर जितनी बात हुई उसके बाद दोनों का एक ही मतलब निष्कर्ष निकला कि दोनों को ये लड़ाई मतलब जो भी चल रहा है पिछले 3 सालों से वो बंद करा के पीस मेंटेन करना है। तो जो दोनों लीडर थे ये दोनों पीस करने में काम करेंगे। तो अब अगले न्यूज़ पे आते हैं। जैसा कि कल हमने देखा था कि तेलंगाना के नागर कुर्नूल ज़िले में 22 फरवरी को टनल का एक हिस्सा ढह गया था, जिसमें 8 कर्मचारी फंसे थे। इन्हें निकालने के लिए 3 दिन से ऑपरेशन रेस्क्यू जारी था, जिसके लिए तेलंगाना के जो मंत्री है जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा कि रेस्क्यू टीम फंसे हुए लोगों से 100 मीटर बस दूर है, लेकिन पानी और कीचड़ की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। मजदूरों को बचने की संभावना मतलब कम है। और क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? तो 14 किलोमीटर का जो सुरंग था 13 किलोमीटर तो कंप्लीट कर लिया गया था, ठीक है, पर उसमें से 11 किलोमीटर तो हमने टनल ये क्या बोलते हैं उसको लोकोमोटिव से कवर किया। बाकी के जो 2 किलोमीटर था उसको कन्वेयर बेल्ट से किया था। और मजदूरों को नाम से बुलाया जाता पर उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो सब
पता नहीं चल रहा था मजदूर किस हालत में है और कहाँ पे है और कितने दूरी पे है। पर ये तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो मजदूरों को निकालने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है कि उन तक पहुंचा जा सके, क्या कैसी सिचुएशन देख सके। तो अभी तक उनके पास एक कैमरा माउंटेड ड्रोन भेजा गया पता लगाने के लिए, सोनार का यूज किया गया और पोर्टेबल रोबोट्स का यूज किया गया ताकि सही से उनकी जगह पता चल सके। और वहाँ के जो सीएम है भट्टी मल्लू विक्रमार्का, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये अभियान तब तक चलाएंगी जब तक 8 आदमी जो फंसे हुए हैं उन्हें सही सलामत नहीं निकाला जा सकता। तो अभी तक ये रेस्क्यू 4 दिन से चल रहा है और 8 जिंदगियां खतरे में है। तो टनल ये यहाँ से शुरू हो रहा है जो कि 13.85 किलोमीटर लंबा टनल है और लास्ट में यहाँ पे डेड एंड है। तो अभी तक हम लोग जो रेस्क्यू टीम है यहाँ तक पहुँच चुकी है 13.5 किलोमीटर तक, लेकिन इसके बाद ये जो है सिर्फ मलबा बचा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ आगे पहुँचना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये सूखा एरिया नहीं है, यहाँ पे कीचड़ और पानी बहुत है। अभी तक देखा गया है कि 18,000 क्यूबिक मीटर यहाँ से कीचड़ और पानी हटाया जा चुका है और वाटर कितना है 700 मिलीमीटर लास्ट 26 आखिरी दुख के 2.26 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जो वहाँ पे मंत्री है उन्होंने बताया कि देश के जितने भी एक्सपर्ट हैं उन सब वहाँ पे मौजूद है और बचाव कार्य में लगे हुए हैं और जितने भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट है जो इस टाइप के कार्य में एक्सपीरियंस है उन सब से कांटेक्ट किया जा रहा है कि कहीं से भी हेल्प मिल सके ताकि जितनी जल्दी हो सके 8 जिंदगियों को बाहर निकाला जा सके। तो ऐसा ही घटना एक बार उत्तराखंड में भी हुआ था, वहाँ पे भी मजदूर फंसे हुए थे और वहाँ पे जो रेस्क्यू मिशन चला था 400 घंटे का चला था। तो उसमें और इस रेस्क्यू मिशन में कि मतलब क्या क्या अंतर है। तो 12 नवंबर 2023 को सुबह 5:30 बजे उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में सिल्कियायर और डंडा गांव को जोड़ती हुई एक यमुनोत्री नेशनल हाईवे है। वहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का काम चल रहा था जो धंस गया, जिससे उसमें वहाँ पे काम कर रहे हुए 41 मजदूर अंदर ही फंस गया। तो बचाव कर्मियों ने फंसे हुए जो भी वर्कर थे उनसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर दिया था और उनसे जो बात हो रही थी वॉकी टॉकी के थ्रू हो रही थी, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया था। किसके थ्रू? वॉकी टॉकी के थ्रू। और सब पहुंचाया कैसे जा रहा था? एक पाइप डाला गया था जिसकी सहायता से वॉकी टॉकी पहुंचाया गया, फूड पहुंचाया गया, वाटर पहुंचाया गया और ऑक्सीजन पहुंचाया गया ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था पूरे 400 घंटे चला। उसके बाद उन्हें 41 के 41 वर्कर को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। पर इस बार जो तेलंगाना में टनल कोलैप्स हुआ है इसमें 8 वर्कर फंसे हैं, ये उससे ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये ज़्यादा चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंज जैसे कि वाटर का, मड है, फिर से यहाँ पे आपका बहुत लंबा टनल है उसके कंपेयर में। तो इस बार जो उनके साथ
जो रेस्क्यू टीम है, जो NDRF 10th बटालियन कमांडेंट है N प्रसन्ना, जो रेस्क्यू मिशन को आर्मी, नेवी और जितने भी अलग और भी एजेंसी है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो अंतर है इनके बीच में वो है कि जो सिल्क एयर में जो था, सिल्क एयर जो उत्तराखंड में हुआ था, वहाँ पे पानी और कीचड़ नहीं था, क्योंकि पानी में 20 मिनट तक सर्वाइव मैक्सिमम आप कर सकते हैं पानी के अंदर, पर अगर कीचड़ मतलब सूखा जगह है, ड्राई एरिया, तो वहाँ पे आप 5 दिन तक रह सकते हैं। सिल्क एयर में 2 किलोमीटर का मूविंग स्पेस था टनल में, जिसकी वजह से कोई भी जो भी इक्विपमेंट थे लाया ले जा सकता था और काम करने में दिक्कत नहीं आ रही थी। पर जो यहाँ पे हादसा हुआ है तेलंगाना में, वहाँ पे स्पेस नहीं है और जहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं वो एक डेड एंड है, वहाँ पे पहुँचना मुश्किल हुआ जा रहा है। और सिल्कियारा में रैट होल जो माइनर्स होते हैं उनकी मदद ली गई थी, पर यहाँ पे वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि रैट होल माइनर्स सिर्फ सूखी ज़मीन पे या फिर बालू हो ऐसी जगह पे वो लोग काम कर सकते हैं। पर यहाँ पे कीचड़ है, कीचड़ पे रैट होल माइनर्स काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कीचड़ के थ्रू जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये वो नहीं हो सकता। इसलिए ये मिशन बहुत मतलब डिफरेंट है उससे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।